वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार एसएससी के तहत जो एग्जाम लिया गया था फर्स्ट सीजीएल, उसका क्वेश्चन बैंक सीरीज हम चला रहे हैं। तो इसका 2 वीडियो मैं पहले ही ला चुका हूं, तो आज ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं जो भी शेष प्रश्न बच गया था जीके जीएस का, वो आज एक्सप्लेन कराऊंगा आप लोगों को। और क्वेश्चन बैंक से क्या होता है कि आप लोग को जानकारी मिलती है कि मुझे किस दिशा में तैयारी करनी है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है 51 नंबर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। दोस्तों एवियन जब बात करेंगे तो एवियन फ्लू के बात करें तो ये पक्षी से जुड़े, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे एवीज वर्ग। तो एवीज वर्ग जो होता है वो पक्षी वर्ग होता है, तो एवीज वर्ग जो होता है पक्षी वर्ग होता है। उसी तरह एवियन फ्लू से बना है। तो ये समझिए आप लोग कि ये कौन है, मतलब कि जैसे एवियन फ्लू वायरस किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान सकते हैं कि पक्षी वर्ग में होता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा तो आप हो जाएगा। तो बर्ड फ्लू इसका नाम है, इसी का नाम है एवियन फ्लू। ये H5N1 वायरस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं H5N1 वायरस बी में यहाँ पर दिया हुआ है। ये मुख्य रूप से पक्षियों में होता है और इसके कुछ प्रकार मनुष्य को भी प्रभावित करने लगे हैं और अन्य जानवर में भी होते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर देखे जाते हैं कि बर्ड फ्लू की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल में सिम का अर्थ क्या होता है। SIM जो सिम कार्ड लगती है, तो वो सिम का अर्थ क्या होता है। एस का मतलब होता है सब्सक्राइबर, आई का अर्थ होता है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन और एम का अर्थ होता है मॉडल। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे हिंदी में ग्राहक पहचान मॉड्यूल भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो वो कौन से, मतलब कि खगोलीय पिंड है, तो उसका नाम है शुक्र है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद पहला ग्रह जो हमारा है वो बुध है, तो दूसरा ग्रह शुक्र है। तो ये क्या है कि शुक्र दूसरा ग्रह है और ये सायंकाल रात्रि में सबसे ज्यादा चमकने वाला खगोलीय पिंड है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स वगैरह हम देखेंगे तो ये सूर्य से दूसरा सबसे नजदीकी है, क्योंकि पहले नंबर पर बुध है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है। और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो यही शुक्र ग्रह है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आखिर जुड़वा बहन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान वो जो है पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। रात के समय चंद्रमा के बाद यह सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है शुक्र ग्रह। चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला वायुमंडल। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक दिखने को मिलता है। और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। समुद्री शीतल पवन किस ओर से किस ओर बहती है, तो इसे हम आज समझते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि दिन के समय ये जो स्थल है, यहाँ की वायु जल्द गर्म हो जाती है, ठीक है, और यहाँ की वायु ठंड रहती है। समुद्र की वायु ठंडी रहती है, ठीक है। तो जब यहाँ की वायु गर्म हो जाती है, तो गर्म होने के बाद ये ऊपर की ओर उठने लगती है, और ऊपर की ओर उठने लगती है तो यहाँ पर ना स्थल पे क्या है दोस्तों कि हवा कम जाता है, और कमने के कारण क्या है कि समुद्र के ठंडी वायु स्थल की ओर आने लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कि ये समुद्र की ओर से वायु आ रही है। जबकि रात्रि के दौरान क्या होता है कि ये वायु जल्द ठंड हो जाती है, ये जल्दी ठंडा हो जाती है, और समुद्री वायु जल्दी ठंडा नहीं होता, ये थोड़ा गर्म रहता है। अब गर्म रहने के कारण हमेशा ना वायु का बहाव जो होता है दोस्तों, वो ठंड वायु से गर्म वायु की ओर होती है, क्योंकि जहां गर्म वायु रहती है वहां के वायु का घनत्व कम रहता है। तो ये क्या है कि स्थल से समुद्र की ओर जाती है, इसीलिए इसका नाम है स्थलीय समीर, इसका नाम है समुद्री समीर। अब समुद्री समीर जब समुद्री लग गया तो आप सीधा ध्यान रखिएगा, समुद्र से वायु आएगा स्थल की ओर, और स्थल समीर रहेगा तो समझ जाइए कि स्थल से समुद्र की ओर। यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है कि स्थलीय समुद्री शीतल पवन कब बहती है, तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर। याद रखिएगा कि हम लोग दिन में ही समुद्र के किनारे घूमने जाते वगैरह, तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ फैक्ट्स वगैरह अगर देखेंगे तो वही है कि जैसे समुद्री हवा और क्या स्थलीय हवा। समुद्री हवा कब बहती है, तो दिन के समय बहती है। कहाँ से कहाँ बहती है, तो देख सकते हैं समुद्र से स्थल की ओर। और जबकि स्थलीय हवा कब बहती है, रात में। कहाँ से कहाँ बहती है, तो देख सकते हैं ये आपको स्थल से समुद्र की ओर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये समुद्र से भूमि की ओर गया और ये भूमि से समुद्र की ओर गया। ये ऐसा क्यों होता है, सब इसमें हम बता दिए आप लोगों की क्वेश्चन में है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की
घड़ी को पृथ्वी से उठाकर हम चंद्रमा पर ले आते हैं तो वो घड़ी क्या हो जाएगी? तो सबको पता है घड़ी सुस्त हो जाएगी, ये रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्यों सुस्त हो जाएगी इसे समझिए आप लोग। ये घड़ी का पेंडुलम है, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या है कि जैसे इस टी जो है, टी इसका आवर्तकाल है, ये टी क्या है? इसका आवर्तकाल है। अब ये जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल क्या होता है? जैसे कि ये पेंडुलम है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने, ठीक है दोस्तों, और जाने में और पुनः वापस आने में जो समय लगेगा उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। तो एक लोलक का आवर्तकाल सबको पता होगा 2 सेकेंड होता है पृथ्वी पर, मतलब 1 सेकेंड जाने और 1 सेकेंड आने में होता है। अब जब इस घड़ी को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो वहां पर जी का मान क्या होता है? जी का मान कम जाता है, जी का मान हो जाता है 1/6 हो जाता है वहां पर, ठीक है। आपको वहां पर चंद्रमा पे जी का मान 1/6, मतलब कि जी का मान कम रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आवर्तकाल जो है वो जी के क्या है? वर्गमूल के विपरीत क्रमानुपाती है। विपरीत क्रमानुपाती मतलब आप समझिए सीधा कि इसको उल्टा है। अब उल्टा है तो जी का मान अगर कम होगा, जी का मान अगर कम होगा तो टी का मान बढ़ेगा, क्योंकि विपरीत है। टी मतलब होता है आवर्तकाल, तो ये क्या होगा कि जैसे आपको ये बढ़ेगा, और टी बढ़ेगा। अगर टी बढ़ेगा दोस्तों तो टी बढ़ने से क्या है कि जैसे उसका आवर्तकाल बढ़ रहा है, आवर्तकाल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि पहले जो वो 2 सेकेंड में इधर से उधर चली आती थी, अब उसका समय बढ़ जाएगा, अब वो बहुत टाइम लेगा जाने और आने में। तो इसका मतलब आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो हमारा घड़ी क्या हो जाएगा? वहां पर सुस्त हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं फॉर्मूला से। तो याद रखिएगा 55 के बाद 56 नंबर में आइए। क्या है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में जाती है तो कौन से परिवर्तन होते हैं? देखिए यहाँ पर ये क्या है कि जैसे प्रकाश की किरणें हैं, ये आपको वायु है, यहाँ पर ये वायु है और ये आपको कांच है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या है कि जैसे वायु से कांच में आई है तो क्या क्या हुआ। आप सब जानते हैं कि जैसे कांच में आता है तो कांच का घनत्व जो है क्या है कि जैसे वायु से क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसको जिसका ज्यादा घनत्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, और जिसका कम घनत्व रहता है उसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम, ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब आई है तो क्या क्या परिवर्तन होगा ये पूछ रहा है। तो पहले इसको फैक्ट्स हम आप लोगों को बताते हैं, फिर आप लोग इसको बताइएगा खुद। जैसी प्रकाश की किरणें ये किस माध्यम से आई है? विरल माध्यम से आई है आपको सघन माध्यम में, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम घना माध्यम है ये। तो उसके वेग में कमी आई, मतलब स्पीड घट गया है, और स्पीड घट गया है ये याद रखिएगा। पूछेगा कि जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा। फिर क्या है कि जैसे तरंग दैर्घ्य का घटना, मतलब इसका जो वेवलेंथ था ना वो वेवलेंथ भी घट गया हुआ है, ठीक है। तो ये भी परिवर्तित हो रहा है। दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि देखिए पहले ये इस तरह सीधे जा रहा था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है कि इस लाइन पर आया हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा क्या है कि जैसे ये इधर थोड़ा डिस्प्लेस हो गया हुआ है, तो इसका क्या हुआ? दिशा में भी परिवर्तन हुआ है, तरंग दैर्घ्य में भी परिवर्तन हुआ है, वेग में भी परिवर्तन हुआ है। अब आते हैं क्या, क्यों मतलब आवृत्ति की बात करते हैं, तो ये आवृत्ति नहीं बदलता है, ये स्थिर रहता है। अब इसी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है आवृत्ति, ये प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। और जैसे कि ये जो प्रकाश की किरणें आई तो ये भी एक ही स्रोत से आया हुआ है, और सघन माध्यम में भी वही प्रकाश का स्रोत है जो गया है, तो एक ही स्रोत से आया हुआ प्रकाश है, इसीलिए इसका आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो ये याद रखिए आप लोग कि आवृत्ति क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि प्रकाश के स्रोत एक ही है, याद रखना है। और अलग अलग रहेंगे तो उसका आवृत्ति बदल जाएगा, लेकिन सेम रहेगा। तो इससे अब देखिए आपको पूछा हुआ कि क्या क्या बदलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल वेग और आवृत्ति बदलेगी, ठीक है। और लिखा हुआ केवल तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति बदलेगी, केवल तरंग दैर्घ्य और वेग बदलेगी। देख सबसे पहला बात कि जो जहां जहां आवृत्ति है वो बदलेगा नहीं, तो ये भी नहीं बदलेगा। इसमें भी आवृत्ति है तो ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बता चुके आवृत्ति नहीं बदलेगा। और इसमें भी आवृत्ति है तो ये भी नहीं बदलेगा। इसमें आवृत्ति नहीं है, इसका मतलब तरंग दैर्घ्य और वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो कोई भी प्रश्न को आप डिटेल में एक्सप्लेन करके अगर समझते हैं तो इससे रिलेटेड आगे भी प्रश्न आते हैं तो आप उसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए डिटेल वगैरह समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्रिस्टल संरचना क्या होता है इसे बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर ये क्रिस्टलीय संरचना होता है। क्रिस्टलीय संरचना मतलब कि उसके अंदर की जो संरचनाएं होती है, उसके अंदर के एटम्स होते हैं एक निश्चित दूरी पर होते हैं, संगठित होते हैं अच्छे से। अब इसका संरचना अंदर के कैसा है, उसके परमाणुओं के बीच की कितना दूरी है, किस स्थिति में है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरे का प्रयोग करते हैं।
अब ये जो आपका ये क्रिस्टल है, अब इसके अंदर एटम्स कैसे सजे हुए हैं, इसके 3D आकृति हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर की संरचना कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक्सरे डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रिस्टल रख दिया गया हुआ है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं एक्सरे, ठीक है। अब एक्सरे डालने के बाद क्या है कि जैसे इसमें से इसका, और उसके बाद क्या है कि जैसे इस क्रिस्टल का ना से आप देख सकते हैं कि जैसे 3D संरचना यहाँ पर बन जाता है। तो आप इसका फैक्ट्स भी देख ही लिए हैं। तो आइए अगले प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि एक्सरे जो होता है प्रकीर्णन और विवर्तन करके उसको पैटर्न बनाता है और उसका विश्लेषण करके किसी भी क्रिस्टल का हम 3D संरचना ज्ञात करते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के 3D संरचना ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरे की तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के परमाणु अंतः परमाणु की दूरी को मापता है और उसके 3D संरचना को ज्ञात करने में हेल्प करता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो मानव के नेत्र की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ये मानव नेत्र है और क्या है कि जैसे इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम विशेष में समझाते हैं। ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र का जो ये उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो आंख का रंग डिसाइड करता है उसको परितारिका या आइरिस बोलते हैं। और प्रकाश की किरणें जब इधर से आंख में प्रवेश करती है, आंख में प्रवेश करने के बाद ये लेंस है, ये यहाँ पर आपको लेंस है दोस्तों। और लेंस से निकलने के बाद वो जाके लास्ट में इस पर्दे पर प्राप्त होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ये देखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम है रेटिना। अब क्या है कि इस रेटिना पर ही प्रतिबिंब आपको न से प्रोजेक्ट होता है। ये इसी को फिल्म बोलते हैं, आंख का फिल्म बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे ही कि इसमें क्या है कि जैसे रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना में बहुत सारे कोशिकाएं होती है, रॉड सेल, कॉन सेल्स होता है। वो क्या करता है कि जैसे वो सिग्नल दिमाग को भेजता है, ठीक है। और दिमाग को भेजता है तो किस रूप में, मतलब कि प्रतिबिंब को वो भेजता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ही ये आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा होता है। और वास्तविक उल्टा सिग्नल को ये जो नर्व सेल है, ये सॉरी ऑप्टिक सेल जो है, ऑप्टिक सेल ये क्या करता है, ऑप्टिक सेल ना दिमाग को सिग्नल भेजता है और ये संकेत को सीधा करके दिमाग है कि जैसे समझता है। दिमाग क्या है कि जैसे इसको हम लोग को सीधा करके समझ लेता है और हम लोग संकेत क्या है कि जैसे उल्टा ही भेजते हैं। याद रखना है आप लोग को, तो ये याद रखना है। और इससे हमें वस्तु सीधी और स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है कि जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं कि जो आंख में जो लेंस लगा हुआ है वो अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। तो याद रखिएगा आप लोग, वो उत्तल लेंस रहता है हम लोगों को पहले से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है 59 नंबर की सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम, मतलब उसको जो तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसमें क्लिंकर चूर्ण में जीवाश्म क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट में जीवाश्म क्यों मिलाया जाता है। तो सीमेंट में जीवाश्म मिलाया जाता है क्योंकि उसका जो होता है ना दोस्तों की जमने की दर को कम किया जाता है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम मतलब कि देखिए यहाँ पे ये मशीन है, इसमें चूना पत्थर वगैरह इसमें डाल के उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद उसमें ना जीवाश्म भी मिलाया जाता है। तो जीवाश्म क्यों मिलाया जाता है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसके जमने की दर को धीमा करना है, धीरे धीरे सीमेंट जमेगा तो वो ज्यादा मजबूत होगा, इसीलिए तो जीवाश्म मिलाने का उद्देश्य याद रखिएगा, उसके जमने की दर को कम करना है। अगले प्रश्न में आइए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अब क्या है, मतलब प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है। इसका सूत्र होता है CH4। ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। कुल आयतन का लगभग 85 से 90% तक मीथेन गैस रहता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है कि मीथेन गैस के प्राकृतिक गैस के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है। और दूसरे नंबर पर कौन है देश, रसिया है। तो आप ये याद कर लेंगे, कुछ स्टैटिक जीके का फैक्ट्स वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न में आते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो याद रखना है, तो आपको ये इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे मैग्नीशियम क्या करता है, यह क्लोरोफिल अणु का सबसे मुख्य तत्व होता है। और ये क्या करता है, इस बिना मैग्नीशियम जो होता है, इसे मैग्नीशियम के बिना पौधे क्या है कि जैसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैग्नीशियम क्या है, क्लोरोफिल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और इसी के कारण वो क्या है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर पाता है। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तो 62 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, और वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों में रीडिंग समान आता है, इसका आंसर हो जाएगा -40। ये पैमाना ऐसा है जिस पर दोनों का ताप लगभग सेम रहता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इजी और बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ठीक है, मंदक मतलब कि उसके अब मंदक क्या होता है ऐसा बताते हैं आप लोग को। ये भारी जल का उपयोग होता है।
अब देखिए यहाँ पर आप ये नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है कि यहाँ पर जो लगा हुआ है रिएक्टर वेसल्स लगा हुआ है, इसमें क्या होता है बहुत सारा ना रॉड रहता है, ये नियंत्रक छड़ होता है, ये नियंत्रक छड़ होता है। और इसमें किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपको कैडमियम और बोरोन के छड़ का उपयोग किया जाता है। इसका क्या काम होता है कि जब चेन रिएक्शन होते रहता है तो उसमें से जो 3 बनते हैं टूट टूट के, उसमें से 2 को अवशोषित कर लेना इसका कार्य होता है। जबकि इसमें क्या है कि जैसे रिएक्टर वेसल्स में कुछ लिक्विड भी रखा हुआ रहता है, तो लिक्विड रखा रहता है इसको ठंडा करने के लिए। तो जब ठंडा करने के लिए रखा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मंदक। तो उस लिक्विड का नाम यहाँ पर पूछा गया हुआ है क्या है, तो उसका नाम भारी जल का उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, देखिए याद रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में अगर मंदक पूछेगा तो आप इसका भारी जल मारिएगा, जबकि नियंत्रक क्षण पूछेगा क्षण के रूप में तो कैडमियम और बोरोन के रॉड का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स वगैरह और देख लीजिए आप लोग। तो क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में तीव्रगामी न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए उसमें भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो टंकी है इसमें लिक्विड के रूप में उसको ठंडा करने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है, भारी जल और ग्रेफाइट का। जबकि इसमें देख सकते हैं आप रॉड लगा हुआ है, यहाँ पर ये रॉड लगा हुआ है, कर लेना है 3 निकलते हैं एक से, इसमें से 2 को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो यही रॉड करता है। तो कैडमियम और बोरोन की छड़ करता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि कैसे यहाँ पर गर्म होने के बाद यहाँ पर स्टीम बनता है। ये स्टीम मतलब कि भाप, ये क्या है कि इसमें प्रेशर बनाता है। उसके बाद यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ रहता है जो पंखा नचने लगता है, जिससे क्या है कि जनरेटर में करंट बनता है। और करंट बनने के बाद ये क्या है कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह संचालित मतलब ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद उद्योग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 64वां प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल ले लेता है और खनिज लवण ले लेता है, उसके बाद खाना बनाता है। तो वो क्या क्या देता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया तो 6CO2 और जल लिया जल से तो 12H2O। अब क्या है कि जैसे ये जब प्रकाश संश्लेषण कर लेगा तो ग्लूकोज बनेगा, देख सकते हैं ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। उसके बाद ऑक्सीजन भी बनता है, उसका जल भी बनता है। इसमें 3 उत्पाद है और 3 उत्पाद में से पूछ रहा है यहाँ पर कि इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो अंतिम उत्पाद कहा गया है ग्लूकोज को। ये क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ना ऑक्सीजन भी बनता है, तो ऑक्सीजन ये हम लोगों के लिए बनाता है, तो वो उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। और याद रखिएगा आप लोग, ग्लूकोज क्या है कि जैसे उसका अंतिम उत्पाद है। ये क्वेश्चन बहुत VVI है। नंबर प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है। तो इसको एक्सप्लेनेशन सब समझिए। तो ये क्या है कि इन्फेक्शन होगा। ये क्या है कि ये एस्बेस्टस के रेशे के उत्तके को से होता है। ये होता है क्या है कि जैसे हमारे फेफड़े में जाकर ये फंस जाती है, जिससे अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 66वां प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस प्रचुर मात्रा में है। तो सबको पता है कि जैसे इसका आंसर नाइट्रोजन होगा, लेकिन जब ये आए हैं तो हम अन्य चीजें पढ़ेंगे। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ये जीवनदायी गैस कहा जाता है, और आर्गन है 0.93% है। तो ये भी अन्य आप याद कर लीजिएगा। 67वां प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है वो कौन कौन है और कौन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैर की हड्डी है, फीमर है, पटेला है, टिबिया है, फिबुला है, टार्सल है, मेटाटार्सल है, ठीक है। तो ये अब इसमें से ये देखिए यहाँ पर आप ये देखिए, ये फिबुला है और टिबिया है, ये मैच कर रहा है यहाँ पर, टिबुला और फिबिया यहाँ पर है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। इसके फैक्ट्स वगैरह को देखिएगा तो ये सारा मैंने हड्डी का नाम लिख दिया है कि फीमर जांग की हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है। पटेला टखने की ये टोपी होती है, ये फीमर हड्डी हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पर टिबिया हो गया, ये लंबा वाला जो हड्डी है। फिबुला इसका पतला वाला जो है से होता है। टार्सल एंकल होता है, मध्य पंजा होता है, ये फ्लेंजेज होता है। तो ये सारा आप एक बार देख लेंगे, ऊपर भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 68वां प्रश्न आते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो आपको जब सभी को पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। तो रतौंधी और जीराफ्थैल्मिया हो जाता है। जीराफ्थैल्मिया में आंखें सूख जाती है, उसका कॉर्निया सूख जाता है। चलिए, वायु का वेग संबंधित है। वायु में मतलब वेग किस पर निर्भर करता है कि किस दिशा में बहेगी, तो वो दाब प्रवणता से होता है। दाब मतलब कि प्रेशर घटने या बढ़ने के कारण क्या है कि जैसे वायु का बहाव किस ओर होगा, ये डिसाइड होता है। तो हमेशा ना क्या है कि वायु का बहाव कम दाब से कम दाब की ओर होगा, कम दाब की ओर होगा, हमेशा ज्यादा दाब से। याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आप लोगों को, तो याद कर लीजिएगा कि वायु का वेग किससे संबंधित है, तो दाब प्रवणता से है।
ठीक है, दाब प्रवणता से है, वायुमंडल में दाब में अंतर के कारण वह होता है। हमेशा वायु उच्च वायु दाब से हमेशा निम्न वायु दाब की ओर है। जैसे कि बाढ़ भी आता है तो जहां ज्यादा पानी रहता है वहां से ज्यादा से कम की ओर जाता है, तो उसी तरह इसमें भी होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 70वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप मतलब कि हो जाएगा आपको ब्लड प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? तो ब्लड प्रेशर को हमारे मस्तिष्क से भी नियंत्रित किया जाता है, कुछ भाग से, मेडुला से, और ये जो हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर जो हम लोग का होता है यहाँ पर एड्रीनल। ठीक है दोस्तों, तो एड्रीनल जो रहता है उससे भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को कि रक्तचाप किससे हम लोग नियंत्रित करते हैं? तो ये मस्तिष्क के मेडुला से और ये और इसके बाद है एड्रीनल से। तो दो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है अधिवृक्क, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। और ये मतलब कि मेडुला ऑप्शन में है नहीं, तो मेडुला रहता तो वो भी मैं लगा देता। अगला प्रश्न 71 में आइए, कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? तो वायरस क्या है कि एक प्रकार के प्रोग्राम होता है। इसका ये प्रोग्राम क्या करता है हम लोग को? तो वायरस क्या है कि दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है। ये सिस्टम की कार्य प्रणाली को नुकसान करने के लिए होता है, मतलब सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग है उसको नुकसान करने के लिए बनाया जाता है। ये आप लोगों को पता ही होगा, अक्सर कंप्यूटर वगैरह वायरस लग जाता है। तो अगला प्रश्न 72 नंबर, शुद्ध अर्धचालक विद्युत का कुचालक होता है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसे से? अब देखिए, अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है ना, ये ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का ही रूप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन तरफ ही कार्बन जुड़े रहते हैं, एक खाली रहता है यहाँ पर। इसी खाली होल्स के कारण क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण क्या होता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जबकि अशुद्ध अर्धचालक जो होता है उसमें क्या है कि उसको होल्स को भर दिए जाते हैं, जिसके कारण से क्या है कि जैसे वो नहीं, मतलब कि अशुद्ध अर्धचालक न से वो कुचालक होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 72 के ए में है इसका एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन की स्वतंत्र गति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक। और अशुद्ध अर्धचालक में कम ताप पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। चलिए अगला 73वां प्रश्न, इंसुलिन का उत्पाद कहाँ से होता है? तो ये पैनक्रियास से होता है। अब ये पैनक्रियास क्या है कि हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, ये पैनक्रियास है और ये यहाँ से छोटी आंत का सी आकार का शुरू होता है, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डिओडिनम। ग्रहणी जेजुनम इलियम छोटी आंत का पार्ट होता है। तो ठीक इसके पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये अग्नाशय है और इसको पैनक्रियास कहते हैं। और अग्नाशय के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन ग्रंथि है। तो देखिए यहाँ पर आप सब समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो हम लोग का पैनक्रियास है, तो यहाँ पर ये जो शाखा है पेड़ की तरफ, ये क्या है कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। और अंदर से आप लोगों को अंदर की ओर जो हार्मोन निकलता है वो उसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी हार्मोन। अब क्या है कि जैसे अंदर इसमें ना क्या है कि 3 सेल्स होते हैं। एक है देखिए यहाँ पर आप लोगों को अल्फा सेल्स, उसके बाद बीटा सेल्स, उसके बाद डेल्टा सेल्स। अब इन तीनों सेल्स का क्या काम होता है? ये जो अंदर रहता है अल्फा सेल से क्या होता है कि ये यकृत को संग्रहित ग्लूकोज छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, मतलब कि ये लीवर को बोलता है कि आप ग्लूकोज को छोड़ो। अब बीटा सेल, अब ये जो देखिए यहाँ पर ये जो बीटा सेल है ये क्या है, ग्लूकोज में रक्त शर्करा की मात्रा को कम करता है, मतलब ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन क्या था कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो पैनक्रियास से होता है। पैनक्रियास के भी किस कोशिका से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, बीटा कोशिका से होता है। और इसमें डेल्टा कोशिका भी है। ये क्या है कि जैसे ये अल्फा कोशिका ग्लूकोज निकालने के लिए प्रेरित करता है, बीटा कोशिका ग्लूकोज के निकलने की दर को नियंत्रित करता है, और जबकि डेल्टा कोशिका जो होता है ये इंसुलिन मतलब कि बीटा कोशिका और अल्फा कोशिका दोनों से निकले हुए स्राव को नियंत्रित करता है, मतलब ये दोनों पर कार्य करता है। अब ये जो है क्या है कि जैसे आपको ये पैनक्रियास है ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी, मतलब बाहर के एंजाइम भी छोड़ते हैं। इसका ट्रिक है, आप देख सकते हैं लात, LAT। एल से क्या है? लाइपेज, ये वसा को तोड़ता है। ए से क्या है? एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। टी से ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आज हमने 2011 का जो भी मतलब कि जो जीके जीएस के प्रश्न था उस सभी को पूरा कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो मैं अगले वीडियो में जल्द ही इसके जो एग्जाम BSSC द्वारा लिया गया है उसका जीके जीएस का फिर से क्वेश्चन बैंक लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं खत्म कर दूं ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें ये बहुत ही लाभदायक हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।